हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। रिद्धि सिद्धि फिजिक्स कोचिंग क्लासेस में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो, हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय नंबर 14 अर्धचालक युक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। 4 पार्ट्स इसके मैंने अपलोड कर दिए हैं और आज हम बात करने वाले हैं पीएन संधि डायोड के बारे में। मैंने सारा अर्धचालक वाला आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। जिन विद्यार्थियों ने वीडियो जाकर नहीं देखा है वो एक बार जाकर देख लें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करके सबसे पहले ये वाले 2 पॉइंट नोट कर लो आप। सिलिकॉन के लिए ये वाला नोट कर लेता है ना, वर्जित हो जाता है। ये नोट कर लो भैया, स्टार्ट करके वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान लिखा हुआ है।
अच्छा, ये जो आपका देखो वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या था, मैंने आपको बताया था ना कि नीचे कौन सा बैंड होता है, संयोजी बैंड, और ऊपर कौन सा बैंड होता है, चालन बैंड। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो अंतराल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो कई बार पूछा जाता है कि सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना है, तो ध्यान रखो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्बन के लिए कितना होता है, 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हीरे के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान सबसे अधिक होता है, कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ये आपका जो ईवी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे में 10 की घात -19 जूल ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये दोनों स्थान लिख लो, एक तो ईवी का फुल फॉर्म लिख लो और एक ईवी बराबर कितना जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 गुणे में 10 की घात -19 जूल। ये कहीं पे नाम सुना है, 1.6 आवेश होता है, तो आवेश के पीछे तो क्या लगता है, कूलाम, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या लगाना, जूल। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ध्यान रखिएगा ऊर्जा का मात्रक, यहाँ लिख लेना है ना, किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक। चलो अब भैया आप है ना इसमें से नोट कर लेना, ठीक है, आगे स्टार्ट कर लेना। तो ये ध्यान रखना, इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और कल मैं पूछूंगा ना सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल पता है ना सभी को, क्या होता है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का अंतराल होता है। ठीक, अब कल की क्लास में हमने पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक पढ़ लिया था। अच्छा, उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे मैंने पूछा वो कौन सा अर्धचालक है जिसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक मोल होते हैं, तो कौन सा होगा बताओ, पी प्रकार का, है ना, बहुसंख्यक का मतलब अधिक मात्रा में। और वह कौन सा अर्धचालक है जिसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या आंसर होगा, एन प्रकार का। और पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है, अल्पसंख्या में क्या होता है, पी प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन। और एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होता है, होल होता है। और याद करो कि जब सिलिकॉन के साथ ग्रुप नंबर 13 के जो तत्व मिलाते हैं अपन, मान लो बोरॉन मिला दिया, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दी, तो कौन सा अर्धचालक प्राप्त होगा, पी प्रकार का। ठीक, और अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ ग्रुप नंबर 15 के तत्व मिला दिए, जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ हो गया, तो ये मिलाने पर कौन सा अर्धचालक प्राप्त होगा, एन प्रकार का। ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, एक स्टार करके लिख लेना कि पी प्रकार तथा, स्टार करके लिखो, पी प्रकार तथा एन प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार तथा एन प्रकार का अर्धचालक
विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पी प्रकार का तथा एन प्रकार का जो अर्धचालक है वो कैसा होता है? विद्युत उदासीन होता है ना। ऐसे मत करना कि पी प्रकार है तो पॉजिटिव होगा तो धनात्मक होगा, धनात्मक नहीं होता। कैसा होता है? विद्युत उदासीन होता है। जैसे ये मान लो आपका, यहाँ पे थोड़ा सा एक चित्र बना के बता रहा हूँ। ये पी प्रकार का अर्धचालक है, तो पी प्रकार के अर्धचालक में अधिक संख्या में क्या होते हैं? होल होते हैं। तो ये हमने क्या बना दिया भैया? होल बना दिया। ठीक, कितने होल हो गए ये देखो। अब जितने इसमें होल होंगे उतना ही इसके साथ एक आयन जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये आयन जुड़ा हुआ है। अब ये ध्यान रखना, जो अपन ने कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ कि होल के ऊपर प्लस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? प्लस। और इसके पास जो आयन जुड़ा हुआ रहेगा वो आपका माइनस आयन रहेगा, ऋणात्मक आयन रहेगा। कौन सा आयन रहेगा? ऋणात्मक। इस पी प्रकार के अर्धचालक को ग्राही अर्धचालक भी कहते हैं। कौन सा अर्धचालक? ग्राही, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे और कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी? 4। एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेता है? ग्रहण करता है, इसलिए इसको ग्राही अर्धचालक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो आपको माइनस आयन दिखाई दे रहा है इसको ग्राही आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्राही आयन कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जो आपका एन प्रकार का अर्धचालक है उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों से आयन जुड़ा हुआ रहता है। अब इलेक्ट्रॉन माइनस है तो आयन कौन सा होगा? यहाँ पर प्लस होगा। इसीलिए तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल होके कैसा हो जाता है? उदासीन। ना तो प्लस रहता है इसके ऊपर, ना ही माइनस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कोई सा अर्धचालक है पी प्रकार का है या फिर आपका एन प्रकार का या फिर शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन जर्मेनियम, इस पर कौन सा आवेश होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या विद्युत उदासीन होता है? तो आपको ध्यान रखना ये कैसा होता है भैया? विद्युत उदासीन होता है। क्योंकि पी प्रकार के अर्धचालक में जितने होल होते हैं उतने ही क्या होते हैं? ग्राही आयन। तो अभी आगे काम आएगा, कहीं पे पी प्रकार का अर्धचालक बनाएंगे तो वहां होल के साथ कौन सा आयन लेना आपको? माइनस। और माइनस वाले आयन को हम क्या बोलेंगे? ग्राही आयन। और चूंकि ये एन प्रकार का अर्धचालक है जिसको दाता अर्धचालक कहते हैं, तो ये जो आपका ये जो आयन दिखाई दे रहा है इसको कौन सा आयन बोलेंगे? दाता आयन। तो दाता आयन बोले तो धनात्मक आयन हो गया और ग्राही आयन बोले तो क्या हो गया? ऋणात्मक आयन हो गया। जब भी आगे अभी हम चित्र बनाने वाले हैं तो उसमें ये सारा कॉन्सेप्ट काम आएगा। पी प्रकार के अर्धचालक में कौन सा आयन लेना आपको? माइनस वाले। एन में कौन सा लेना है? प्लस वाला। उल्टा याद रखना, एन का मतलब नेगेटिव, तो आयन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। पी का मतलब पॉजिटिव, आयन कौन सा आएगा? नेगेटिव। इनको ऋणात्मक आयन भी कहते हैं और इन्हीं को कौन सा आयन कहते हैं? ग्राही। इसी को धनात्मक आयन भी कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? दाता आयन। ठीक है, ये नोट कर लो, स्टार्ट करके ये नोट कर लो। कर लिया नोट? ठीक, तो ध्यान रखिएगा, पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक या मेज अर्धचालक चाहे सिलिकॉन जर्मेनियम हो, ये कैसे प्रकृति के होते हैं? विद्युत उदासीन प्रकृति के होते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है, सीबीएसई में भी आता है, एनसीईआरटी में भी आता है, तो वो वाला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स नोट करिएगा। क्वेश्चन है आपका, कार्बन
सिलिकॉन तथा जर्मेनियम की जालक संरचना समान होती है, फिर भी कार्बन कुचालक तथा सिलिकॉन एवं जर्मेनियम को अर्धचालक माना जाता है। क्यों? ये क्वेश्चन, ठीक। कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम की जालक संरचना समान होती है, फिर भी कार्बन कुचालक तथा सिलिकॉन एवं जर्मेनियम को अर्धचालक माना जाता है, ऐसा क्यों? लिख लिया? ठीक। देखो, जो कार्बन और सिलिकॉन और जर्मेनियम है, पहले इसको समझ लो, उसके बाद फिर मैं जैसे लिखाऊंगा वो लिख लेना प्लीज, ठीक है? सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ग्रुप नंबर 14 में आपका कार्बन, सिलिकॉन और क्या रखा हुआ रहता है? जर्मेनियम। यानी इन तीनों के भाइतम कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। अब कार्बन के लिए अगर आप देखोगे, किसके लिए देखोगे? कार्बन। तो कार्बन में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 रखे हुए हैं वो दूसरे कक्ष में रखे हुए हैं। कहाँ पर रखे हुए हैं? दूसरे वाले कक्ष में रखे हुए हैं ना, सेकंड वाले में। अगर सिलिकॉन के लिए देखोगे आप, तो सिलिकॉन में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं वो तीसरे कक्ष में रखे हुए रहते हैं। कौन से कक्ष में रखे हुए रहते हैं? तीसरे में। और अगर जर्मेनियम के लिए बात करें तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कक्ष में रखे हुए रहते हैं? चौथे कक्ष में रखे हुए रहते हैं। काय में रखे रहते हैं? चौथे में। ये सब कैसे पता लगेगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। किसके आधार पर? जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कितना होता है? 6 और 12, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 1s कितना आ जाएगा? 2, 2s2 और क्या आएगा इसमें? 2p और 2 आएगा। 6 तो है ही, है ना? 1s2 2s2 2p 6 आता है, लेकिन अपने को तो कितने भरने हैं यहाँ पर? 6। तो ये कितना हो गया? 2, 2 दूनी 4 और द्वितीय कितना हो गया? 6। तो लास्ट के ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 और ये 2, ये देखो ये कौन से कक्ष में आ रहे हैं? दूसरे वाले कक्ष में आ रहे हैं, ठीक। इस वजह से कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्रमशः कौन से कक्ष में होते हैं? दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना पास में होगा उसको वहां से मुक्त करने के लिए उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की क्या होगी? आवश्यकता होगी, क्योंकि पास में नाभिक के जितना पास में होगा, नाभिकीय बल का मान उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना अधिक दूरी पर होगा उसको उतनी ही कम ऊर्जा देकर हम वहां से क्या करवा सकते हैं? मुक्त करवा सकते हैं। तो यहाँ देखो कार्बन के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये काफी पास में, इस वजह से इसको यहाँ से मुक्त करवाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और वह ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? और अभी अभी मैंने लिखा है कि कार्बन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का जो मान होता है वो कितना होता है? 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसके बाद सिलिकॉन के लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अब ध्यान से तीनों को देखो और बताओ कि इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता किसको होगी? जर्मेनियम को। और सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता किसको होती है? कार्बन को। तो जो सामान्य ताप होता है उस सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर जो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है
उसके चालन बैंड में क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, यानी हम सामान्य तौर पर सिलिकॉन और जर्मेनियम से इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देते हैं, मुक्त करवा देते हैं। लेकिन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसीलिए कार्बन को क्या माना जाता है, कुचालक, और सिलिकॉन और जर्मेनियम को क्या माना जाता है भैया, अर्धचालक। तो इस पूरे का कॉन्सेप्ट इतना समझाने का मतलब यही है कि आपको सिंपल सा यह कहना है कि भैया कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए सबसे कम ऊर्जा की जो आवश्यकता होगी वो किसके लिए होगी, जर्मेनियम के लिए। और सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो किसके लिए होती है भैया, कार्बन के लिए। इसी कारण जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है उसको तो क्या माना जाता है, अर्धचालक, और कार्बन को क्या माना जाता है भैया, कुचालक। आगे बात समझ में, ठीक है, लिखो आंसर लिखो। कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता, सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता किसके लिए होगी, सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता जर्मेनियम, जी करके लिख लो, जर्मेनियम, ब्रैकेट के अंदर इसका ऊर्जा का मान लिखो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ब्रैकेट बंद, तथा सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता, तथा सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता, सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता कार्बन, ब्रैकेट के अंदर कितना लिखोगे 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसलिए सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम को अर्धचालक, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम को अर्धचालक एवं कार्बन को कुचालक माना जाता है। ठीक है भैया, तो ये जो कार्बन, सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है, ये तीनों के तीनों जो ग्रुप नंबर 14 में आ रहा है, इनकी जालक संरचना, इनकी क्रिस्टलीय संरचना भी एक समान है। फिर भी क्या कारण है कि कार्बन को तो आप कुचालक मान के चल रहे हो और सिलिकॉन और जर्मेनियम को आप क्या मान के चल रहे हो, अर्धचालक। तो सिंपल से हम ये बात कहेंगे कि भैया कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम में से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता किसको होती है, जर्मेनियम, और सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता किसको होगी, कार्बन को। इसीलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम को क्या माना जाता है, अर्धचालक, क्योंकि कम ऊर्जा पर ही उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। जबकि कार्बन को क्या माना जाता है, कुचालक माना जाता है। ठीक, अगला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका पीएन संधि डायोड। ठीक है, अगला हेडिंग डालिएगा पीएन संधि डायोड।
चलिए रेडी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पीएन संधि डायोड, संधि का मतलब होता है जोड़ने वाला। क्या होता है? जोड़ने वाला। आपने मान लो एक पी प्रकार का अर्धचालक ले लिया। कौन से प्रकार का लिया? पी प्रकार का। और आपने एक और कौन सा ले लिया? एन प्रकार का। अब इन दोनों को आपस में क्या करना? अपने को जोड़ना। क्या करना है? जोड़ना, ताकि वो क्या हो जाएगा? पीएन संधि हो जाएगा। पी अलग हो गया, एन अलग हो गया, अब दोनों को जोड़ना है। लेकिन जोड़ने का एक तरीका है। ऐसे नहीं करना है कि आपको पी प्रकार का अर्धचालक लिया, एन प्रकार का अर्धचालक का क्रिस्टल लिया, टुकड़ा लिया और आपने उसको फेविकॉल से चिपका दिया, ऐसा नहीं होगा। या फिर ऐसे सुतली से, धागे से कसकर बांध दिया, तो ऐसा भी नहीं होगा। जोड़ने का तरीका होता है परमाणु स्तर पर। कौन से स्तर पर? परमाणु स्तर पर जोड़ना। जैसे आप देखते हो ना कि जैसे सुनार ये मान लो कि इसको सोने और चांदी दोनों को मिक्स करके एक अंगूठी बनाना, तो वो सोने और चांदी को क्या ऐसा करेगा कि आधी अंगूठी जो सोने की और आधी चांदी की उसको फेविकॉल से चिपका देगा, ऐसा करेगा क्या? वो नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि जो भी उसमें खांचा है उसका, उसमें आधा तो सोना पिघाल के पोड़ देगा और आधा चांदी पिघाल के पोड़ देगा, ठीक है। तो आपको पी और एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ना तो है, लेकिन जो हम सुतली से बांधकर, धागे से बांधकर और जो चिपकाकर बोलते हैं उसको भौतिक स्तर पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो अपने को भौतिक स्तर पर नहीं जोड़ना है, अपने को कौन से स्तर पर जोड़ना है? उसको परमाणु स्तर पर। तो जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से कौन से स्तर पर? परमाणु स्तर पर क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। अब परमाणु स्तर पर जब आप जोड़ोगे तो क्या होगा कि यहाँ इनके जो परमाणु एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, और मिलकर यहाँ पर एक सतत क्रिस्टलीय संरचना हो जाएगी, ठीक है। एक इस प्रकार से आपस में ये यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक। और जहां पर ये दोनों जुड़ेंगे पी और एन, जहां पर आपस में इन दोनों का जुड़ना होगा, उस वाले को कहते हैं संधि। और ऐसे स्थान को क्या नाम दिया गया? संधि। और चूंकि इसमें एक पी टर्मिनल होता है, एक एन टर्मिनल होता है, इसमें दो इस प्रकार से टर्मिनल होते हैं, इसलिए इस पूरी युक्ति का जो नाम है वो क्या दे दिया गया? पीएन संधि। और क्या लगा दिया? डायोड। ये जो आप जहां पर ये दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इस वाले स्थान को तो पीएन संधि कहते हैं। कौन सा संधि कहते हैं? पीएन संधि। तो पीएन संधि कौन है? ये वाली लाइन, जहां पर आपस में इन दोनों को परमाणु स्तर पर जोड़ा जा रहा है, ये लाइन क्या कहलाएगी? पीएन संधि। लेकिन ये पूरा जो उपकरण है, ये पूरा का पूरा ही, इसे क्या कहते हैं? पीएन संधि डायोड। तो अब आपसे पूछा जाए पीएन संधि कहाँ है, तो ये वाली लाइन, इसी लाइन को क्या कहते हैं? पीएन संधि कहते हैं। और पीएन संधि डायोड कौन सा है? तो ये पूरा क्या है आपका? पीएन संधि डायोड। और करना क्या है? नाम से ही क्लियर हो रहा है, पी प्रकार का अर्धचालक लेना है, एन प्रकार का अर्धचालक लेना है, आपस में जोड़ना है। लेकिन जोड़ने का तरीका क्या? भौतिक स्तर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको चिपका दिया, धागे से बांध दिया। कौन से स्तर पर जोड़ना है उसको? परमाणु स्तर पर। कौन से स्तर पर? तो परमाणु स्तर पर जोड़ने पर आपको जो युक्ति प्राप्त होगी, जो उपकरण प्राप्त होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? पीएन संधि डायोड, ठीक। लिखिएगा इसको, फिर एक बार फिर से समझाएंगे इसको, ठीक। लिखो, जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से परमाणु स्तर, है ना, ये ध्यान रखना। जोड़ने का तरीका परमाणु स्तर होना चाहिए। परमाणु स्तर पर जोड़ दिया जाए, परमाणु स्तर पर जोड़ दिया जाए तो उस स्थान को पीएन संधि
पीएन संधि कहते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? पीएन संधि कहते हैं। तथा ऐसी युक्ति यानी डिवाइस, ऐसी युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं। ऐसी युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं। ऐसी युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं। यानी क्या कहना अपने को, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? तो यहां से आप याद रखिएगा, जब पी प्रकार का अर्धचालक लिया, एक एन प्रकार का अर्धचालक लिया, जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से कौन से स्तर पर? परमाणुीय स्तर पर जोड़ दिया जाए, तो जो स्थान है जहां पर दोनों को आपस में जोड़ा गया, ऐसे स्थान को तो हम क्या कहेंगे? पीएन संधि कहेंगे। संधि मतलब जोड़ने वाला स्थान। और यह जो पूरी युक्ति है, यह जो पूरा उपकरण है, इसे हम क्या कहेंगे? पीएन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल से डेफिनेशन है, ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा। पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से परमाणुीय स्तर पर जोड़ दिया जाए, तो वह जो स्थान होता है उसे पीएन संधि कहते हैं। और यह जो युक्ति होती है, युक्ति का मतलब डिवाइस, उपकरण, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पीएन संधि डायोड कहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक। आप कैसे पहचान करोगे भैया पीएन संधि डायोड का चिन्ह क्या होता है? तो प्रतीक चिन्ह हेडिंग डाल लो, है ना। प्रतीक चिन्ह कैसे पहचानेंगे कि भैया ये पीएन संधि डायोड है, ये क्या है? इसका कुछ न कुछ तो चिन्ह होना चाहिए ना। जैसे आपने 10वीं साइंस में प्रतिरोध के बारे में पढ़ा होगा, तो प्रतिरोध का कैसा सिंबल था? ये वाला था ना प्रतिरोध का, ऐसे देखा आपने, ये काय का चिन्ह था? प्रतिरोध का। तो ऐसे पीएन संधि डायोड को भी दर्शाने के लिए एक चिन्ह होता है जिसको प्रतीक चिन्ह बोलते हैं। और वो कैसे बनेगा? तो देखो, आपको ऐसे बनाना है त्रिभुजाकार, और यहाँ इसके आगे की तरफ एक संधि लगाना है, इसको बोलते हैं संधि। ये क्या है? ये जो लाइन है ये संधि है, ठीक। और यहाँ से एक टर्मिनल और एक टर्मिनल इधर पीछे की ओर, ये वाला जो टर्मिनल रहेगा ये पी रहेगा, और आगे वाला जो टर्मिनल रहेगा वो क्या रहेगा? एन। पी का मतलब पॉजिटिव हो गया, तो इसको हम एनोड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एनोड। और एन का मतलब नेगेटिव हो गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कैथोड। नाम सुना होगा ना आपने, एनोड और कैथोड, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कहीं पर भी आपको चिन्ह दिख जाए तो समझ जाना ये क्या है? पीएन संधि डायोड है। क्या है ये? और इसकी संधि कहाँ पर है? ये जहां पर दोनों को आपस में जोड़ा, इसको बोलते हैं, ठीक। और ध्यान रखना इधर ये इस संधि के पीछे की ओर क्या होगा? पी। पी मतलब एनोड, ठीक है। और एनोड किसकी तरह कार्य करेगा? प्लस की तरह। और एन का मतलब कैथोड, और ये किसकी तरह कार्य करेगा? माइनस की तरह। बना लो ये वाला चिन्ह। और धारा हमेशा प्लस से किधर की ओर प्रवाहित होती है? माइनस की ओर, मतलब पी से एन की ओर धारा प्रवाहित। तो कभी आजा पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह बनाइए, तो इस प्रकार से चिन्ह बनाना। तो जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से परमाणुीय स्तर पर जोड़ दिया जाए, तो वह जो स्थान होता है उसे पीएन संधि कहते हैं। और इससे बनने वाली युक्ति को क्या कहेंगे? पीएन संधि डायोड कहेंगे। और पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया भैया? ये हो गया। और ध्यान रखना इसके पीछे हमेशा क्या होगा? पी, और आगे क्या होगा? एन। ऐसे रट्टा मत मानना कि इधर की तरफ जो भी होगा वो पी होगा, नहीं। अगर इसको उल्टा करके ऐसे दे दिया तो अब बताओ पी किधर होगा? हाँ, ठीक है, यहाँ पी होगा और यहाँ क्या होगा? एन। अगर मान लो ऐसे दे दिया, अब बताओ पी किधर होगा? ऊपर की ओर, और एन किधर होगा? नीचे की ओर। और धारा हमेशा पी से किधर की ओर?
एन की ओर, यानी प्लस से किधर की ओर प्रवाहित होगी, ठीक। और ये क्या है, संधि है, क्या है ये, संधि, जिसको क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड। आगे बात समझ में, ठीक। अगला लास्ट आज का हेडिंग है अपना पीएन संधि डायोड का। ये तो क्या बना लिया आपने, प्रतीक चिन्ह। अब पीएन संधि डायोड का ब्लॉक आरेख बनाना। कौन सा आरेख बनाना, ब्लॉक है ना, बक्से जैसा दिखना चाहिए ना। चलो ये वाला हेडिंग कर लो, पीएन संधि डायोड का ब्लॉक आरेख। अब देख लो, पहले ध्यान समझ लो, है ना। पीएन संधि डायोड का क्या बनाना, अपने को ब्लॉक आरेख बनाना, प्रतीक चिन्ह नहीं बनाना। क्या बनाना, ब्लॉक आरेख। अब कैसे बनाएंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होता है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होता है। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक क्या होते हैं, अल्पसंख्यक क्या होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में किस प्रकार के आयन होते हैं, नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव आयन होते हैं, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाला। सबसे पहले ब्लॉक है तो पहले ध्यान समझ लेना इसको, बाकी बनाने का काम बाद में करना। एक ब्लॉक ले लिया हमने, ठीक, और इसको आधा विभाजित कर दिया, आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। इस वाले क्षेत्र को पी क्षेत्र बोलेंगे। कौन सा क्षेत्र बोलेंगे, पी, यानी ये पी अर्धचालक हो गया। और इस वाले क्षेत्र को क्या नाम दे दिया, एन, यानी ये पी क्षेत्र हो गया और ये क्या हो गया, एन। अब पी क्षेत्र की बात करें तो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होता है भैया, तो पी का मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव कौन होगा, होल। तो अधिक संख्या में अपने को होल लेना है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे होल ले लिए। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होता है, अल्पसंख्या में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हमने क्या ले लिया, अल्पसंख्यक आवेश वाहक ले लिए, इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। अब इसी तरीके से एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होता है, एन का मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए यहाँ पर हम 1 2 ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे डॉट करके इसी वाली लाइन में हम 1 2 और जैसे 6 यहाँ पर है तो 6 यहाँ पर कर लिया। ये ले लिया हमने, बहुसंख्यक आवेश वाहक होगा इलेक्ट्रॉन। अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होता है भैया, एन क्षेत्र में, तो ये होल हो गया। यहाँ तक क्लियर है ना। अब क्या होगा कि जो पी प्रकार का अर्धचालक है, ठीक है, इसके इस तरफ एक लेयर बन जाएगी, एक परत बन जाएगी। क्या बनाना है, परत। अब अभी मैंने आपको सुबह स्टार करके बताया था कि जो पी प्रकार का अर्धचालक है इसमें होल होते हैं और इसी के साथ आयन जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो आयन कौन से होते हैं, ऋण आयन होते हैं। याद आया कुछ, तो इस वजह से ये जो पी क्षेत्र है यहाँ पर आपको इस प्रकार से 1 2 और 3 और कौन सा आयन भर देना, आपको ऋण आयन भर देना। इसी प्रकार से इन प्रकार के अर्धचालक में जो ये वाला जो परत है इसके अंदर आयन होंगे, तो N नेगेटिव है, आयन कौन सा होगा, पॉजिटिव, तभी तो विद्युत उदासीन होगा वो, ठीक। तो यहाँ पर आयन कौन सा भर दिया हमने, प्लस प्लस और प्लस, ठीक। ये आयनों की एक परत बन गई। क्या बन गई, आयनों की एक परत। तो ये परत कितनी मोटाई की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। इसी परत को, आयनों की इसी परत को कहते हैं आउटछाय परत। क्या बोलते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या नाम दिया, आउटछाय परत, ठीक। अब देखो ये जो माइनस 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 है तो इसके कारण यहाँ पर एक विभव उत्पन्न होगा। वो कौन सा विभव होगा, माइनस।
और ये प्लस 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 है, तो इसके कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो कौन सा विभव हो जाएगा? प्लस। मतलब प्लस आयन के कारण प्लस उत्पन्न हो गया, माइनस आयन के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया? माइनस। तो एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभवांतर। एक तो प्लस का हो गया और एक और क्या हो गया? माइनस। तो एक विभवांतर उत्पन्न हो गया और इस विभवांतर को कहते हैं VB। क्या कहते हैं? VB। ठीक है। और इस VB को कहते हैं निरोधी विभव। कौन सा विभव कहते हैं? कौन सा? निरोधी विभव। या आप चाहो तो इसको फिर आप बैरियर पोटेंशियल यानी निरोधी अंतक विभव भी बोल सकते हो। ठीक। और इसको अवरोधी विभव भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अवरोधी विभव। ठीक, अवरोधी विभव लिख दिया। ठीक। अब ये VB हो गया। अच्छा, VB क्यों उत्पन्न हुआ तो ध्यान समझना, इन आयनों के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? आयनों के कारण। आप इस वाले आयन का जो प्लस है, इस वाले आयन का नाम क्या है? तो मैंने क्या कहा था, जो N प्रकार का अर्धचालक होता है वो दाता अर्धचालक होता है। कौन सा होता है? दाता। इसलिए इन आयनों का नाम क्या रखा? दाता आयन। कौन सा आयन होगा? दाता। और जो P प्रकार का अर्धचालक है वो ग्राही अर्धचालक होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसलिए N प्रकार के अर्धचालक को, ये जो माइनस वाला जो आयन है इसको हम क्या कहेंगे? ग्राही आयन। कौन सा आयन हो गया? ग्राही आयन। ये जो आपके होल है P क्षेत्र में, इसको क्या कहते हैं? बहुसंख्यक आवेशवाहक हो गया। आवेशवाहक। और कौन है इसमें? होल। और इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन है? इन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन। तो यहां लिख दिया हमने कि भैया ये क्या है? बहुसंख्यक आवेशवाहक, जो कि क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ये आपका दाता आयन हो गया। इसको आप चाहो तो धनात्मक आयन बोल सकते हो। और ये कौन सा आयन हो गया? ग्राही आयन। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? ऋणात्मक आयन। ये जो आयनों की परत है, इस आयनों की परत को क्या कहते हैं? अवक्षय परत कहते हैं। कई बार पूछा जाता है। ठीक है। और ये आयनों के कारण जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, इन आयनों के कारण जो संधि पर विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? अवरोधी विभव कहते हैं। और इसको हम काय से दर्शाएंगे? VB से। ठीक। ये वाला चित्र बना लो, इसे कहते हैं ब्लॉक आयन। और इसमें हम तीन परिभाषा देखेंगे। एक तो अवक्षय परत किसे कहते हैं, एक अवरोधी विभव किसे कहते हैं, और एक अवरोधी विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। ये तीन परिभाषाएं अपने को यहाँ पर देखेंगे। तो आज तो केवल चित्र बना लो आप, बाकी का अपन जो परिभाषाएं हैं इसको कल देखेंगे। ठीक है भैया। तो ये चित्र इधर बना लेना और जितना भी पढ़ा उसको रिवाइज करते रहना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में आके आप डाउट पूछ लेना। ठीक है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। सभी को आज के लिए राधे राधे।